इस गुर्बत ज़दा घर में मैयत हुए 3 दिन हो गए थे, लेकिन मासूम बच्चों के सर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं था। 3 दिन तक तो पड़ोसियों ने उनकी खबरगिरी की, अब चौथी रात उनको कोई पूछने वाला न था। सबसे बड़ा बच्चा अभी सिर्फ 10 साल का था, बाकी इससे छोटे 6 और 8 साल के। तीनों ही उदास बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। माँ तो आखिरी बच्चे की पैदाइश पे ही मर गई थी, लेकिन बाप जो फ्रूट का ठेला लगाता था, अभी 3 दिन पहले वो एक एक्सीडेंट में मर गया। तो इन मासूम बच्चों के ऊपर क़यामत गुजर गई। काश किसी के ऊपर ऐसा दिन न आए जो इन नन्हे फरिश्तों के ऊपर बीत रही थी। सबसे बड़ा 10 साला इमाद बार बार दरवाजे की तरफ जाता और फिर वापस लौट आता। छोटे दोनों भाइयों को छोड़कर जाने का दिल भी नहीं करता था। वो सोच रहा था कि खाना मांगने किसी होटल पर या फिर किसी दुकान पर चला जाए। शायद कोई खुदा तरस आदमी यतीम बच्चों पर तरस खाकर खाने के लिए कोई चीज ही दे दे, क्योंकि छोटे भाइयों को तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती थी। फिर उसने अपने दोनों छोटे भाइयों को अपना ख्याल रखने का कहा और घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद करके घर से बाहर निकल आया। उसका रुख करीब ही बस्ती में मौजूद एक होटल की तरफ था, जो रात गए तक खुला रहता था। वहां पर आदमियों की भीड़ थी। पैसे वाले लोग आते, तरह तरह के लजीज खाने खाते और पैसे देकर चले जाते थे। लेकिन इमाद के पास तो इस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो एक खाली कुर्सी के पास खड़ा हो गया। उसकी नजर उस खाने पर थी जो शायद कोई फैमिली बचाकर चली गई थी। तभी उसने वेटर की नजर बचाकर वो खाना उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा करते हुए वेटर ने देख लिया था। बुरी तरह आग बगोला होते हुए वो उसकी तरफ आया और 2 थप्पड़ उसके मासूम चेहरे पर लगा दिए। शर्म नहीं आती, खाना चोरी करते हो? वो बहुत गजबनाक हो रहा था, ये जाने बिना कि वो यतीम बच्चा जिसने 3 दिन पहले ही अपने बाप को खोया है, भूख से बेहाल अपने छोटे भाइयों के लिए ये बच्चा हुआ खाना लेकर जा रहा है। इमाद वहीं पर खड़ा होकर चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगा, लेकिन वेटर को जरा तरस न आया। उल्टा उसे झिड़कियां देकर वहां से भगा दिया। अब वो रोता रोता सड़क पर अकेला चलता जा रहा था। उसे ये सोचकर ज्यादा रोना आ रहा था कि घर पर बैठे उसके छोटे भाई खाने की आस में उसकी तरफ निगाह उठाकर देखेंगे तो खाली हाथ देखकर वो कितने मायूस होंगे। इस वीरान और सुनसान सड़क पर वो अकेला ही खड़ा इधर उधर देख रहा था। बंदा ना बंदे की जात थी, भला उसकी मदद करने वाला कौन आता? अब उसे वापस घर लौट जाना चाहिए। यही सोचकर वो धीमे धीमे कदमों से मायूस हालत लिए घर की तरफ जाने लगा। अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलटकर देखा तो एक सफेद लिबास पहने, लंबा चौड़ा कद लिए, जिसामत के लिहाज से भी नौजवान आदमी बिल्कुल उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसका चेहरा बहुत मेहरबान था, ऐसा लगता था जैसे उसके चेहरे से रोशनी फूट रही हो। वो 2 कदम चलता हुआ इमाद के पास आया और कहने लगा, क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहे हो? लेकिन इमाद की नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। वो कैसे अपनी जबान से कहता कि खाने की वजह से वो रो रहा है, क्योंकि आज खाना चोरी करने उस होटल पर गया था जहां से जलील करके उसे भगा दिया गया। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो आओ, मैं तुम्हें देता हूँ। वो मेहरबान आदमी बिना बोले ही इमाद के दिल की बात समझ गया था। वो आंसू भरी हैरान नजरों से उसे देखा गया। फिर वो कांपते लहजे में कहने लगा, अंकल, वो मेरे छोटे भाई भी घर पर भूखे हैं, मैं उन्हें भी ले आता हूँ, फिर आप हम तीनों को खाना दे देना। वो आदमी सर हिलाता हुआ कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, जाओ जल्दी से उन दोनों छोटे भाइयों को भी लेकर आओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनते ही जैसे इमाद के कदमों में जान आ गई थी। वो फुर्ती से तेज तेज कदमों से चलता हुआ घर की जानिब बढ़ने लगा। जैसे ही छोटे भाइयों ने उसे खाली हाथ देखा तो उन पर मायूसी तारी हो गई। लेकिन जब इमाद ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि जल्दी चलो, हमें खाना मिलने वाला है, वो आदमी हमारा इंतजार कर रहा है, ये सुनकर तीनों भाई बहुत खुश हुए थे। जल्दी से घर के दरवाजे पर ताला लगाया और उसी आदमी के पास जा पहुंचे। अब वो आदमी उन तीनों भाइयों को एक अनजान जगह पर ले जा रहा था। इमाद खुशी खुशी उसके साथ जा रहा था, ये जाने बिना कि वो कौन है और उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है और कहाँ से आया है, उसे कुछ भी मालूम नहीं था।
इस 10 साला नन्हे बच्चे का नाम इमाद अहमद था। उसका बाप एक गरीब आदमी था जो फलों का ठेला लगाकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने मासूम तीनों बच्चों का भी पेट पाल रहा था। उसकी बीवी आखिरी बच्चे की पैदाइश पर दम तोड़ गई तो वो अकेला ही तीनों बच्चों को पालने लगा। लेकिन बुरा हो किस्मत का, जब एक दिन घर वापस आते हुए एक एक्सीडेंट में वो मौके पर ही दम तोड़ गया। उन तीनों बच्चों पर तो क़यामत गुजर गई थी। आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं था। तीनों बेसरो सामानी की हालत में घर में बैठे थे जब इमाद को ये शख्स मिला। वो भी तो खाने की तलाश में निकला था, लेकिन वो मेहरबान शख्स ये देखकर कहने लगा कि मैं तुम तीनों बच्चों को खाना दूंगा, जाओ अपने भाइयों को लेकर आओ। वो तीनों ही इस सुनसान सड़क पर चले आए जहां दरख्त के नीचे वही मेहरबान आदमी उनका इंतजार कर रहा था। अब वो तीनों उसके साथ एक नामालूम मकाम पर जा रहे थे। देखते ही देखते वो अपनी बस्ती से काफी आगे निकल आए। फिर उस आदमी ने एक जगह इशारा करके कहा कि वो देखो, वो मेरा घर है, वहां पर तुम्हें बहुत लजीज खाना मिलेगा। इमाद ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। वहां तो एक कब्रिस्तान नजर आ रहा था। हाँ, लेकिन उसके बराबर में एक कच्चा सा घर भी मौजूद था। उस घर में से निकलने वाला धुआं बता रहा था कि जरूर वहां पर उसकी फैमिली रहती होगी। फिर वो तीनों को लेकर उसी घर में चला आया। उस घर में उसकी बीवी हंडिया में कुछ पका रही थी, जबकि उसकी दोनों छोटी बेटियां भी उसकी बीवी के पास बैठी थी। उन तीनों की आंखें अजीब सफेद रंग की थी। उन्हें देखकर उसकी बीवी गुस्से से कहने लगी, अरे ये किन्हें उठाकर ले आए हो? तुम नहीं जानते, मुझे इन सब से नफरत है। अपनी बीवी की बात सुनकर वो आदमी कहने लगा, ये लड़का बहुत भूखा और बेबस हालत में सड़क पर खड़ा रो रहा था। मुझे उस पर तरस आया तो इसे और इसके भाइयों को यहाँ ले आया। तुम हमारे साथ इन्हें भी खाना दे दो, वैसे भी हमें किस चीज की कमी है। इमाद अब चारों तरफ नजरें घुमाकर इस घर को देख रहा था। कमरे के तो दरवाजे ही नहीं थे, दीवारें भी टूटी फूटी सी थी। वो हैरान हुआ कि इस घर में कोई कैसे रह सकता है। ना तो घर में कोई सामान था और ना ही सोने के लिए कोई बिस्तर। एक कमरे का तो दरवाजा जगह जगह से उखड़ा पड़ा था, ऐसे लगता जैसे अभी गिर जाएगा। फिर वो हंडिया में से निकालकर न जाने क्या मलगूबा सा प्लेट में रखने लगी। इमाद को उस अजीब से खाने को देखकर उल्टी सी आ रही थी, लेकिन भूख ने उसे इस कदर बेताब किया कि वो 2 निवाले लेने पर मजबूर हो गया, जबकि उसके दोनों छोटे भाई मजे से वो खाना खा रहे थे। फिर खाना खाकर वहीं सहन में ही बैठा रहा, जब सामने मौजूद उसी की हम उम्र लड़की उसके पास आई और कहने लगी, आओ मेरे साथ, हम दोनों खेलते हैं। वो उसका हाथ थामते हुए उस घर से बाहर ले आई। कब्रिस्तान के बाहर एक दरख्त पर झूला बंधा हुआ था। इमाद को बड़ा अजीब महसूस हुआ कि भला रात को कब्रिस्तान में कौन खेलता है। एक अजीब से खौफ की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। वो इधर उधर देखता खौफजदा लग रहा था, लेकिन वो लड़की जो छोटी थी लेकिन उसके खूब लंबे लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। फिर वो झूले पर बैठी और इशारे से इमाद को कहा कि वो उसे झूला दे। यूं इमाद उसे हवाओं के सुपुर्द करने लगा। देखते ही देखते उसका झूला तेज से तेज तर होता गया। वो बुरी तरह घबरा कर दूर हटा था, लेकिन वो छोटी लड़की रात की तारीकी में खूब जोर जोर से कहकहे लगाकर हंस रही थी, जैसे उसे कोई खास खुशी हासिल हो रही थी। वो उसी लड़की को देखे जा रहा था जब अचानक उसे अपने दोनों भाइयों के रोने की आवाज आई। वो दौड़ता हुआ उसी कच्चे घर में गया तो देखा कि वो दोनों मियाँ बीवी गायब थे, लेकिन दोनों छोटे भाई आंखें मलते हुए रो रहे थे। इमाद ने उन दोनों मियाँ बीवी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आए, जबकि उनकी छोटी बेटी यहाँ सहन में ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने उसे यहाँ से जाने से मना किया हो। अब चूंकि रात ज्यादा हो गई थी, इमाद अपने दोनों छोटे भाइयों को लेकर उसी कच्चे से मकान के कमरे के अंदर आ गया और वहीं जमीन पर लेटकर तीनों भाई गहरी नींद सो गए। सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक दरख्त के नीचे सोया हुआ था। आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा। ना तो वो कच्चा घर था और ना ही वो मियाँ बीवी और उनकी बेटियां। वो हैरान परेशान रह गया था। उसके नन्हे से जहन में कई सवालात उभरे थे, लेकिन उनका जवाब वो भला किससे लेता। यही सोचकर अपने दोनों भाइयों को नींद से उठाया और उन्हें लेकर अपने घर जाने लगा। अभी उसने कदम बढ़ाया ही था
جب قبرستان کے گورکن نے اسے آواز دے کر بلایا۔ وہ ایک بزرگ آدمی تھا۔ پھر اس نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، جب تم تینوں بھائی اس درخت کے نیچے سو رہے تھے تو ایک آدمی مجھے لفافہ دے کر گیا کہ تمہیں دے دوں۔ نہ جانے وہ کون تھا، میں نے نام بھی پوچھا لیکن اس نے نام نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ اس بچے کو یہ لفافہ دے دینا۔ عماد نے اسی آدمی کے سامنے وہ لفافہ کھولا جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لفافہ اسی آدمی نے دیا ہوگا جو رات کھانا کھلانے اسے اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن اس کا گھر اسی جگہ پر تو تھا، پھر راتوں رات یہاں سے کیسے غائب ہو گیا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ گورکن بھی بڑا حیران ہوا تھا کہ وہ آدمی جو حلیے سے ہی بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا، وہ اتنے سارے پیسے اس بچے کو دے کر چلا گیا۔ اب وہ تو 10 سال کا تھا، لیکن اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پیسوں کو اچھی طرح سے خرچ کرنے کا سوچا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ جیسے اس کا باپ فروٹ کا ٹھیلا لگا کر ان کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن رہا تھا، ایسے ہی وہ اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو اپنے بل بوتے پر پال پوس کر جوان کرے گا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا جو ایک کمرے پر مشتمل چھوٹا سا مکان تھا۔ باپ ان کے لیے یہ چھوٹا سا گھر چھوڑ گیا تھا جس میں وہ سر چھپا کر رہ سکتے تھے، لیکن وہ مہربان آدمی جس نے اتنے سارے پیسے بنا کسی جان پہچان کے اس کے حوالے کر دیے تھے، وہ کبھی اس کا احسان نہیں بھول سکتا تھا۔ دوسرے ہی دن باپ کا ٹھیلا نکال کر وہ اپنے کاروبار کا آغاز کر چکا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دن اتنی تیزی سے گزرے کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب جوان ہو گیا۔ 20 سال کی عمر میں وہ چھوٹے سے ٹھیلے سے ایک دکان خرید کر اس میں فروٹ بیچنے لگا تھا۔ دونوں چھوٹے بھائی نہ صرف پڑھائی کرتے تھے بلکہ دکان پر آ کر اس کی مدد بھی کرتے تھے۔ ان کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر کبھی زندگی میں وہ آدمی دوبارہ اس کے سامنے نہ آیا، حالانکہ وہ اس کا احسان چکانا چاہتا تھا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بھی کسی نہ کسی طرح محنت کر کے میٹرک تک تعلیم حاصل کر دی تھی، جبکہ دونوں چھوٹے بھائی 2 کالج میں اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آج بھی وہ اپنے محلے میں اسی باپ کے چھوڑے ہوئے مکان میں رہ رہے تھے، لیکن تبدیلی یہ آئی تھی کہ اس نے اب مکان کو بہت اچھی حالت میں بنا لیا تھا۔ ان کے گھر کے برابر میں ہی ایک کرائے کا مکان خالی تھا، لیکن جب وہ رات کو سوتا تو اس گھر سے اسے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی برتنوں کا شور ہو۔ پھر دوسرے دن اس راز کا پتہ بھی لگا لیا کہ اس گھر میں ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کرائے پر آئی تھی۔ پھر آج شام وہ دکان سے واپس آ رہا تھا جب اس نے اس گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپائے گلی میں جھانک رہی تھی۔ اس کی سحر زدہ آنکھیں عماد کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو نظر انداز کرتا اب گھر کے اندر آ گیا۔ تینوں نے کھانا پکانے کے لیے ایک بوڑھی عورت کو رکھا ہوا تھا، لیکن وہ 3 دن سے نہیں آ رہی تھی، اس لیے آج اسے خود ہی کھانا بنانا تھا۔ پھر اگلے دن اس کے چھوٹے بھائی نے یہ بری خبر سنائی کہ اس بوڑھی اماں کا ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے، اس لیے اس نے کام چھوڑ دیا ہے۔ اب تینوں بھائی پریشان ہو گئے کیونکہ کھانا بنانا ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں آتا تھا۔ پھر اس دن وہ رات کو سوئے پڑے تھے جب اچانک آدھی رات کو دروازہ بجا۔ جیسے ہی عماد نے دروازہ کھولا تو وہاں کھڑی ایک سیاہ لباس والی عورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر وہ عورت جو نقاب پوش تھی اس نوجوان لڑکے سے کہنے لگی، میں اس برابر والے گھر میں کرائے پر رہتی ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، انہیں پالنے کے لیے مجھے نوکری کی تلاش ہے، اسی لیے مجھے پڑوسن نے بتایا تھا کہ تمہیں ایک کھانا بنانے والی عورت کی ضرورت ہے۔ عماد کو اس بات پر غصہ آیا کہ آخر اس عورت نے رات کو ہی کیوں دروازے پر آنے کی زحمت کی، لیکن پھر بھی وہ کسی سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کی تربیت میں یہ شامل تھا، اسی لیے اس نے بڑے مہربان لہجے میں اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کل سے کام پر آ جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ عورت خوشی خوشی واپس چلی گئی تھی، لیکن اگلے دن صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی تو صبح کے 6 ہی بجے تھے۔ عماد نے جیسے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے وہ عورت کھڑی تھی۔ کہنے لگی، تم نے کل سے مجھے کام پر آنے کا کہا تھا، اس لیے میں جلدی جلدی کام نمٹا کر واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ عماد نے بادل نہ خواستہ اسے اندر آنے کے لیے کہہ دیا۔
हालांकि उसे शदीद गुस्सा आया था कि इतनी सुबह भला कौन उठता है। अंदर आकर तो औरत बिजली की तेजी से काम करती फिर रही थी। देखते ही देखते उसने चंद मिनटों में ही सारा काम काज करके रख दिया। घर की सफाई भी कर दी, नाश्ता भी बना दिया और किचन की भी सफाई कर दी थी। फिर थोड़ी देर में वो वापस अपने घर चली गई और शाम को आने का कह दिया। इमाद दिल में सोचने लगा कि मैंने इस औरत को काम पर रखकर अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो औरत रोज आती, घर का कामकाज करती, फिर वापस अपने घर लौट जाती थी। फिर एक दिन शाम तक वो उस काम वाली औरत का इंतजार करता रहा, लेकिन वो ना आई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। दरवाजे पर उसकी नौजवान लड़की खड़ी थी, जिसकी स्याह आंखें नकाब में खूब चमक रही थी। उसने पूरा चेहरा छुपा रखा था, लेकिन फिर वो इमाद से कहने लगी कि आज अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं घर का काम करूंगी। इमाद को ये मुनासिब नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके घर में 3 जवान लड़के थे। ऐसे में किसी नौजवान लड़की का अंदर आना, लेकिन फिर भी उसने लड़की को मना ना किया, क्योंकि उसके दोनों छोटे भाई भी खाने का इंतजार कर रहे थे। फिर वो किचन में खाना बनाने लगी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। इमाद ने चोरी छुपे उस लड़की को देखा, जो बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे बालों की चोटी पुश्त पर लहरा रही थी। वो दिल में सोचने लगा कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। फिर जब भी उसकी माँ की तबीयत खराब होती तो वही उसकी जगह पर आ जाती। इमाद कहीं ना कहीं दिल ही दिल में उस लड़की को पसंद करने लगा था, क्योंकि उसकी स्याह आंखें हर वक्त इमाद को देखती रहती थी। ऐसे लगता जैसे उसने कोई जादू कर दिया हो। फिर बड़ी अजीब बात ये हुई जब उसने मोहल्ले पड़ोस के लोगों के मुंह से सुना कि इस घर में जो नई फैमिली आई है वो बहुत अजीब है। ये पूरी रात जागती है और न जाने उनके घर से कैसा धुआं सा निकलता रहता है। अजीब सी बू महसूस होती है। लोग उनके बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, लेकिन इमाद को बहुत बुरा लगा, क्योंकि 1 महीने से भी ज्यादा अरसा हो गया था वो औरत उसके घर कामकाज करने आती थी। उसे तो कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मोहल्ले के लोगों का कहना था कि ये औरत और इसकी दोनों बेटियां बहुत मशकूक हरकत में मुलव्विस पाई जाती हैं। उसकी दोनों जवान बेटियां रातों को अपने घर से निकलकर गली के अंधेरे में गायब हो जाती हैं, जबकि वो औरत भी न जाने हंडिया में सारी रात क्या पकाती रहती है। इमाद की घर की दीवार भी चूंकि उसी के घर के साथ मिली हुई थी, तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए एक दिन इमाद ऊपर छत पर गया और दीवार से झांक कर उस घर में देखने लगा। रात के तकरीबन 12-1 का टाइम हो रहा था। उसे वाकई बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो औरत बड़ी सी हंडिया में न जाने क्या कुछ पका रही थी। अजीब सी जहरीली बदबू उठ रही थी जो सीधी उसके दिमाग में जाकर लगी, जबकि उसकी दोनों बेटियां भी गायब थीं। फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा जब उसने उस घर के एक कमरे से एक सफेद लिबास वाले आदमी को निकलते हुए देखा। वो सीधा उस औरत के पास आकर बैठा और उसके हाथ में कुछ थमा दिया, जिसे लेकर वो हंडिया में डाल रही थी। फिर वो सफेद लिबास वाला आदमी वापस कमरे में चला गया था। ये बात हकीकत थी कि इस घर में सिवाय उन माँ बेटियों के कोई मर्द नहीं रहता था, लेकिन आज इस मर्द की मौजूदगी हैरान कुन थी। उसने सोच लिया था कि जैसे ही वो औरत कल काम पर आएगी, मैं उससे पूछूंगा कि आखिर वो सफेद लिबास वाला आदमी कौन है। लेकिन दूसरे दिन जो दरवाजे पर आई थी वो औरत नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। उसने ये बात बेटी से ही पूछने का फैसला कर लिया। वो काम काज करने में मसरूफ थी और उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। तभी वो उसके पास आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, सुनो लड़की, क्या तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारे साथ इस घर में रहते हैं? लड़की ने अपनी सियाह आंखें इमाद पर जमा दी और कहने लगी, नहीं, मेरे वालिद साहब तो एक अरसा हुआ लापता हो गए हैं। न जाने वो कहाँ चले गए हैं। काफी सालों से उन्हें हमने नहीं देखा। फिर इमाद तेज लहजे में कहने लगा, अच्छा, फिर वो आदमी कौन है जो रात के वक्त तुम्हारे घर में मौजूद होता है? लड़की हैरान परेशान रह गई। कहने लगी, हमारे घर में तो कोई भी मर्द नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इमाद गुस्से से कहने लगा, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे घर में एक सफेद लिबास वाले आदमी को देखा था, जो अधेड़ उम्र था।
जबकि रात को तुम भी अपने घर से गायब थी, जबकि तुम्हारी माँ अकेली बैठकर सहन में न जाने क्या कर रही थी। इसका मतलब है मोहल्ले वाले ये सब बातें सच कहते हैं जो तुम्हारे घर के बारे में मशहूर है। लड़की उदासी से कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, हम हालात की वजह से मजबूर होकर इस बस्ती में आकर रह रहे हैं, वरना दूर एक इलाके में हमारा अपना बहुत बड़ा घर है। हम उस घर को छोड़कर कभी नहीं आते अगर हमारी मजबूरी नहीं होती तो। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। इमाद हैरान रह गया क्योंकि अपने दिल को उसने बदलते हुए महसूस किया था। ऐसे लगता जैसे उस लड़की के आंसू उसके दिल पर गिर रहे हों। उसने बिला वजह ही इस खानदान पर शक किया, हालांकि वो दोनों लड़कियां जो अपने बाप को खो चुकी थी और उनकी माँ जो घर का काम काज वगैरह करके अपने घर की जरूरतें पूरी कर रही थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो खामोशी से पलट आया, लेकिन अगले दिन ना तो वो औरत और ना ही उसकी बेटी काम करने के लिए आई थी। इमाद खुद ही उनके घर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा हल्की सी आहट पर खुलता चला गया। जैसे ही वो अंदर गया तो पैरों तले से जमीन निकल गई। अंदर तो कोई भी नहीं था, पूरा घर खाली पड़ा था। एक सन्नाटा सा छाया हुआ था, हालांकि दोनों कमरों में इंतहाई पुराना और बोसीदा सा सामान रखा हुआ था, जैसे किसी ने उसे सदियों से इस्तेमाल ना किया हो। अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह खौफ के मारे उछल पड़ा। सामने मोहल्ले का एक आदमी खड़ा था। कहने लगा, क्या हुआ भाई साहब, आप इस खाली घर में क्या कर रहे हैं? फिर वो साथ उससे कहने लगा, इस घर में जो फैमिली आबाद थी वो कहाँ गई? तो आदमी कहने लगा, अरे अच्छा हुआ वो तीनों माँ बेटियां घर छोड़कर चली गई। न जाने उनकी हरकतें कैसी अजीबोगरीब थी, इनकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान था। रातों रात ही यहाँ से गायब हो गई हैं। इस बस्ती के पीछे जो पुराना कब्रिस्तान है, वहाँ पर इन तीनों का बहुत आना जाना था। ऐसे लगता है कि जरूर उनका किसी जादू टोने वाले पीर फकीर से राब्ता होगा, जभी तो ये औरतें ऐसी मशकूक हरकतें करती थी। लेकिन इमाद को न जाने क्यों उनकी इस सच्चाई पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे लगता था जैसे जरूर वो किसी चीज की तलाश में यहाँ आई थी, और उनका मुसलसल इमाद से राब्ते में रहना, ये सब चीजें सोचकर वो न जाने क्यों एक बार फिर से उस लड़की से मिलना चाहता था, जो सिर्फ उसकी एक बात से खफा होकर ये घर ही छोड़कर चली गई थी। अब वो घर आ गया था। सुबह उठते ही दुकान पर चला गया। तीनों भाइयों ने थोड़ा बहुत घर का कामकाज खुद ही कर लिया था। दुकान पर बैठा हुआ अभी वो गायब दिमागी से उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। ऐसे लगता जैसे उस लड़की ने उसके ऊपर कोई सहर सा तारी कर दिया हो। वो उसकी याद से पीछा ही नहीं छुड़ा सका था। फिर उसे ख्याल आया कि उस आदमी ने कहा था कि उन तीनों माँ बेटी का पुराने कब्रिस्तान की तरफ खूब आना जाना है, क्यों ना वो वहीं पर जाकर उन्हें तलाश करने की कोशिश करे। ये ख्याल आते ही वो शाम होने का इंतजार करने लगा। फिर जैसे ही रात के साए चारों तरफ फैले, उसका रुख उसी कब्रिस्तान की तरफ हो गया। आज वो कई सालों बाद इस तरफ आया था। ऐसा लगता था जैसे इस कब्रिस्तान को वो पहले भी कभी देख चुका हो। अचानक ही उसकी नजर उस पुराने से घर पर पड़ी, जो एक कच्चा सा मकान था। उसके जहन में जोरदार धमाका हुआ। उसे याद आया एक भला आदमी जो उसे भी सड़क पर मिला था, खाना खिलाने के लिए उसे और उसके भाइयों को इसी घर में लेकर आया था, जहाँ पर वो औरत और उसकी दोनों बेटियां भी इस घर में रहती थी। और उसकी बेटी जिसने उससे झूला देने की फरमाइश की थी, वो आधी रात को कैसे झूले पर बैठकर झूल रही थी, वो भी इस कब्रिस्तान में। उसे सब कुछ याद आ गया था। वो बेइख्तियार ही उस मकान की तरफ गया और अंदर चला गया। उसे उस मकान को देखकर 100% यकीन हो चला था कि ये वही घर है जहाँ पर कभी वो बचपन में आया था। अब वो एक एक कमरे की तलाशी ले रहा था। टूटा फूटा अजीब सा बंजर मकान, जिसमें शायद अब कोई भी नहीं रह रहा था। न जाने वो आदमी और उसकी फैमिली कहाँ होंगे। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने गोरकन के हाथ में पैसों से भरा हुआ थैला देकर इमाद की मदद की थी। वो जिंदगी में एक बार उस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन न जाने वो उसे कभी मिलेगा या नहीं। अब वो उस घर से वापस लौट ही रहा था जब उसे अपने पीछे कदमों की चलने की चाप सुनाई दी। वो फौरन ही पलटा था। जमीन पर किसी लड़की का साया था, लेकिन वो लड़की उसे सामने खड़ी नजर न आ रही थी। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा,
तभी आई थी। यहाँ देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वो फौरन ही पलटकर देखने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जिस लड़की का साया जमीन पर पड़ा नजर आ रहा था, वो तो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। दुपट्टे से चेहरा छुपाए उसके हाथ बिल्कुल सफेद थे। चांद की रोशनी में उसका चमकता हुआ जिस्म जैसे वो कोई खूबसूरत परी हो। लाल दुपट्टे से चेहरा छुपाए वो बिल्कुल इमाद के सामने खड़ी थी, लेकिन वो आम इंसानों जैसी नहीं थी। उसके अंदर कुछ बहुत अजीब था। शायद उसके अजीब से हाथ या फिर भारी आवाज। इमाद ने महसूस किया कि वो अंदर से उस लड़की से खौफजदा है जो उसे एक टुक देखे ही जा रही थी। तभी उसने अपने चेहरे पर से दुपट्टा हटाया तो वो उछल पड़ा। ये लड़की तो वही थी जो कई दिनों तक उसके घर में कामकाज करने आती रही थी, जब जब उसकी माँ बीमार होती थी। लेकिन आज इस खाली घर में इसकी मौजूदगी, उसे जैसे कुछ कुछ समझ आने लगा, लेकिन वो ये बात समझना नहीं चाहता था। वो लड़की कहने लगी, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। आखिर को मैं बचपन से ही तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। याद है ना, उस रात तुमने मुझे झूले पर बिठाया था। मैं खुद को कितना खुशकिस्मत तरीन समझ रही थी कि तुम जैसा खूबसूरत इंसान मुझे झूले दे रहा है। तभी तो मैं बचपन से ही तुम पर आशिक हो गई थी। चलो आओ, आज फिर मैं इस झूले पर बैठूंगी और तुम मुझे झूला देना। ये कहकर उसने इमाद का हाथ थामा और धीरे धीरे अपने साथ लेकर उसी दरख्त के नीचे आ गई। आज भी वो दरख्त ऐसे ही खड़ा था और उसके साथ बंधा हुआ वो झूला भी। फिर वो लड़की उस दरख्त पर बैठी और इमाद किसी मुजस्समे की तरह उसे तेज तेज हवाओं के सुपुर्द करने लगा। वो लड़की जोर जोर से कहकहे लगाकर हंस रही थी। एकदम से उसने तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया। इमाद बुरी तरह घबराकर 2 कदम पीछे हटा था। तभी उसने झूला रोका और आंसू भरी नजरों से इमाद की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरा बचपन बहुत बदल गया है। पूरा खानदान बिछड़ गया। देखो मैं कितनी अधूरी रह गई हूँ। कभी इस घर में अपने अम्मा अब्बा और बहन के साथ बड़ी खुश रहती थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अब्बा हमसे बहुत दूर चले गए और हम तीनों बिल्कुल अकेले रह गए। वो देखो सामने खड़ी मेरी माँ और मेरी छोटी बहन खुद को कितना तन्हा महसूस कर रही है। इमाद घबराकर कहने लगा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ गए? तुमने कहा था कि वो खो गए हैं। वो रोते हुए कहने लगी, हाँ, वो कई सालों से तुम्हारे जैसे एक इंसान की कैद में है। तभी तो मुझे इंसानों से नफरत है। कैसे वो हम जैसी कमजोर मखलूक को तंग करते हैं, उन्हें अपनी कैद में करके खुशी महसूस करते हैं। किसने कैद किया है उन्हें? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब वो खूबसूरत लड़की उसे आस भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक उभरी। वो कहने लगी, क्या सच में ही तुम मेरी मदद करोगे? देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जब एक बार तुम्हें देखा था, तब से ही मैं तुम पर आशिक हो गई थी। अब तुम भी जवान हो गए हो और मैं भी। क्या तुम्हें मालूम है कि मैं वही लड़की हूँ जो इस खानदान में अपने वालिद साहब के साथ रहती थी? इमाद को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो इस लड़की से क्या कहे, क्योंकि उसकी बात बहुत अनोखी थी, ना समझ में आने वाली। तभी वो लड़की उसके चेहरे पर उलझन महसूस करके कहने लगी, ठहरो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। इसके बाद खुद ही तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। दरअसल मेरे वालिद जो तुम्हें उस दिन इस घर में लेकर आए थे, वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात थे। उनका दिल मेहरबानी और नेकी से भरा हुआ था। वो न सिर्फ जिन्नात बल्कि इंसानों पर भी बहुत तरस खाते थे। तभी तो तुम्हें उस दिन इस घर में लेकर आए थे, जहाँ पर उसकी बीवी जिनजादी और 2 बेटियां भी रहती थी। मैं ही उसकी बेटी हूँ, वो जिनजादी जिससे तुम एक बार बचपन में भी देख चुके हो। हम बड़ी हंसी खुशी इस कब्रिस्तान के पास इस पुराने से घर में रहते थे, तमाम इंसानों की नजरों से हटकर। लेकिन फिर इस कब्रिस्तान के अंदर एक शैतान सिफत आमिल का आना जाना शुरू हो गया। उसे मालूम हो गया कि यहाँ पर एक जिन्नात का खानदान आबाद है। वो हम पर नजर रख रहा था। फिर एक दिन अब्बा आकर कहने लगे कि अब इस घर में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए हमें ये घर छोड़ना होगा। लेकिन हम दोनों बहनें बहुत उदास थीं, क्योंकि बचपन से ही हम इस जगह पर रहना पसंद करते थे।
यहाँ पर दरख्त थे, खामोशी थी, सन्नाटा था और हमें ये जगह बहुत अच्छी लगती थी। हम इस बात पर रोने लगे और अब्बा से कहा कि हमने ये घर नहीं छोड़ना। फिर अब्बा कहने लगे, इस तरह तो हमारे पूरे खानदान को खतरा होगा, इसलिए पहले मैं तुम तीनों का ठिकाना बनाने की कोशिश करता हूँ, इसके बाद हम हमेशा के लिए घर छोड़ देंगे। फिर बाबा ने जल्द ही हमारे लिए एक ठिकाना ढूंढ लिया था। वो दूर बस्ती में मौजूद एक पुराना सा घर था। यूं हम तीनों माँ बेटी तो इस घर में चले गए, लेकिन अब्बा एक दिन इस घर में आए, वो भी अपनी एक कीमती चीज उठाने, तो फिर कभी वापस ना आ सके। अम्मा का कहना था कि तुम्हारे अब्बा को उसी आमिल ने अपनी कैद में कर लिया होगा, क्योंकि वो कई दिन से कब्रिस्तान में बैठकर जिन्नात को कैद करने के लिए अमल कर रहा था और आज वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। तुम्हारे अब्बा जरूर उसी की कैद में होंगे। ये सुनकर मैं आग बगूला हो गई, लेकिन अम्मा कहने लगी, अभी तुम छोटी हो, ना तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है और ना ही तुम उस आमिल का मुकाबला कर सकती हो, इसलिए तुम्हें अपने बड़े होने का इंतजार करना होगा। जबकि मैं अभी भी एक कमजोर जिनजाती हूँ, वो आमिल बहुत ताकतवर है, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अब्बा के साथ साथ वो मुझे भी कैद कर ले, फिर तुम दोनों जिनजातियों को कौन पालेगा। ये सुनकर मैं बेबस हो गई, लेकिन अपने अब्बा को हर कीमत पर छुड़वाना चाहती थी। फिर मुझे याद आया कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और ताकत में कई गुना ज्यादा, तो आसानी से अपने अब्बा को छुड़वा सकती हूँ। यूं कई साल गुजर गए। आज मैं एक नौजवान जिनजाती बन चुकी हूँ। वो तमाम ताकतें भी मैंने हासिल कर ली हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके अपने अब्बा को इस आमिल की कैद से आजादी दिलवा सकती हूँ। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि मुझे इस आमिल के बारे में कुछ मालूम नहीं था और ना ही कुछ याद था कि वो इस वक्त कहाँ है और मेरे अब्बा इस वक्त कहाँ पर होंगे। मैं बेबस हो चुकी थी, तो अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर किसी इंसान को ढूंढना है तो कोई इंसान ही मेरी मदद कर सकता है। इसीलिए मैं किसी इंसान की तलाश में थी। जब मुझे ख्याल आया कि बचपन में अब्बा ने भी तुम्हारी मदद की थी, तुम अब जवान हो चुके होगे, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी मदद हासिल कर सकती हूँ। यूं हम तीनों माँ बेटी ने तुम्हें ढूंढना शुरू किया। जब एक दिन हम दरख्त पर बैठे थे कि तुम वहां से गुजरे, अम्मा ने फौरन तुम्हें देखकर पहचान लिया कि यही वो नौजवान है, गुजरे सालों जिसकी तुम्हारे बाप ने मदद की थी। मैं पहले ही तुमसे मोहब्बत करती थी और मैंने सोच रखा था कि जैसे ही मैं बड़ी होंगी तो तुमसे मुलाकात करने तुम्हारी दुनिया में जरूर जाऊंगी, और अब ये मौका मेरे हाथ लग गया था। फिर हम तीनों माँ बेटी ने तुम्हारे मोहल्ले में एक घर खरीदा और उसमें रहकर इंसानी रूप इख्तियार किया और तुम्हारे घर आना जाना शुरू कर दिया। अम्मा का ख्याल था कि बगैर हम किसी इंसान की नजरों में आए अपनी कोशिशें शुरू करते हैं और तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं ये मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सके थे। हम दोनों बहनें जिनजादियां रात को घर से निकलती और दूर दूर तक जाकर देखती कि शायद उस आमिल का कुछ मालूम हो जाए जिसने हमारे अब्बा को अपनी कैद में कर रखा है, लेकिन हमें कामयाबी ना मिली। फिर वहाँ के रहने वाले इंसान भी हमें तंग करने लगे थे। कोई रात को आमिल बुलवा लेता तो कोई मौलवी, जो हमें किसी न किसी तरीके से जिद करते थे। यूं नाचार हमें वो घर छोड़कर दोबारा यहाँ पर आना पड़ा। ये पुराना सा घर भी दिन के वक्त बिल्कुल खाली रहता है, लेकिन रात को हम इसमें आबाद हो जाते हैं। आज तुम्हारा इस घर में आना इस बात का सबूत है कि तुम हमारी मदद जरूर करोगे। क्या तुम इस आमिल को ढूंढने में हमारी मदद करोगे? वो जिनजादी बड़ी आस भरी नजरों से इमाद को देखे जा रही थी, जबकि इमाद के लिए ये सारी कहानी बहुत अजीब और खौफनाक थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो आदमी एक जिनजात था जिसने कभी बचपन में उसकी मदद की थी। उसे याद आया वो वक्त कितना बुरा था जब बाप के मरने के बाद वो तीनों भाई भूखी हालत में भटकते फिर रहे थे। तो वो आदमी ही न सिर्फ उन्हें अपने घर लेकर गया था, बल्कि उनकी नजरों से गायब होकर उसने उनकी मदद भी की थी। आज इस एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। उसे इस जिन्नात के खानदान की जरूर मदद करनी चाहिए। यही सोचकर उसने जिनजादी से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे वालिद साहब को इस अमल के कैद से जरूर छुड़वाऊंगा। उस जिनजादी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगी, मुझे यकीन था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। तुम एक अच्छे इंसान हो। अब तुम घर जाओ, लेकिन कल रात मेरे पास जरूर मिलने आना। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है।
یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ عماد حیران پریشان سا چاروں طرف دیکھے جا رہا تھا، پھر جلدی سے اس گھر سے نکلا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ وہ جلدی جلدی گھر جا رہا تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچا، دونوں بھائی اس کی وجہ سے پریشان بیٹھے تھے کہ ان کا بڑا بھائی ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آیا ہے۔ لیکن عماد نے انہیں تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کسی ضروری کام سے ایک دوست سے ملنے گیا تھا۔ پھر وہ اگلی رات دوبارہ اسی جنزادی کے پاس جا پہنچا۔ وہ اس سے کہنے لگی، میں تمہاری زیادہ تو مدد نہیں کر سکتی، لیکن بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ جو اس قبرستان کا پرانا گورکن ہے، وہ اس عامل کے بارے میں ضرور کچھ معلومات رکھتا ہے، کیونکہ ہر رات وہ اس قبرستان میں عمل کرنے کے لیے آتا تھا تو اس سے بات چیت کرتا تھا۔ عماد نے جنزادی کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، وہ اس کے والد کو ڈھونڈ کر ہی رہے گا۔ پھر دوسرے دن وہ دن کے اجالے میں اس قبرستان میں آیا تھا، جہاں پر ایک نوجوان گورکن قبرستان کے سارے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا جب عماد اس کے پاس آیا۔ باتوں ہی باتوں میں عماد کہنے لگا کہ اسے نوکری کیسے ملی۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں اس گورکن سے بات چیت کر رہا تھا۔ پھر وہ گورکن اسے بتانے لگا کہ کس طرح سے اس کے والد صاحب بہت ضعیف ہو گئے ہیں، اب وہ گھر پر آرام کرتے ہیں تو ان کی جگہ وہ نوکری کر رہا ہے۔ تبھی عماد کو یقین ہو گیا کہ پرانا گورکن وہی ہے، اس نوجوان کا باپ۔ اب اسے اس نوجوان کے گھر کا معلوم کرنا تھا۔ تبھی وہ ایک رات چپکے سے اس کا پیچھا کرنے لگا جب وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس قبرستان کے پیچھے موجود بستی کا ہی رہائشی تھا۔ پھر دوسرے ہی دن وہ اس بوڑھے گورکن کے پاس جا پہنچا تو کبھی اس قبرستان میں ڈیوٹی دیتا تھا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں اس بوڑھے سے پوچھنے لگا کہ وہ عامل کون ہے جو پہلے اس قبرستان میں بیٹھ کر جادو ٹونے عملیات وغیرہ کیا کرتے تھے۔ بوڑھا چونک کر عماد کو دیکھنے لگا۔ پھر عماد نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، یہ کسی کی جان کو بچانے کا سوال ہے، اس لیے آپ میری مدد کریں۔ اگر ہم دونوں نے مل کر اس مخلوق کو بچا لیا تو خدا بھی ہم سے خوش ہوگا۔ یہ سن کر بوڑھا اس عامل کے بارے میں بتانے پر راضی ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں ہی رات کو اس قبرستان میں ڈیوٹی دیتا تھا جب میں نے اس آدمی کی مشکوک حرکتیں پہچان لی تھی۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر عملیات جادو ٹونے نہ کرے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اگر کسی نے بھی میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کری تو وہ اسے جادو سے جلا کر بھسم کر دے گا۔ وہ بہت خطرناک عامل تھا، تبھی میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ پورے 1 مہینے تک وہاں بیٹھ کر عمل کرتا رہا۔ اس کے بعد چاند کی 14ویں تاریخ کو اس کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی تھی، جیسے اس نے کسی کو زیر بار کر لیا ہو اور وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ جس طرح سے وہ شیطانی انداز میں ہنس رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کسی اندیکھی مخلوق کو اپنی قید میں کر لیا ہو۔ اب کئی سال گزر گئے، میں نے تو اس قبرستان میں جانا بھی چھوڑ دیا۔ بس میں تمہاری اس سلسلے میں اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں کہ اس بستی کے پیچھے جو پرانا جنگل ہے، وہاں پر اس عامل کا آستانہ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنات اور دوسری ہوائی مخلوق کے ذریعے اپنے سارے کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی نے اس جنات کو اپنی قید میں کیا ہو۔ عماد کو اس گورکن کے ذریعے اچھی معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسی عامل کے آستانے کی تلاش میں اس بستی کے پیچھے موجود جنگل میں چلا آیا۔ یہاں وہ کافی دیر تک گھومتا پھرتا رہا، لیکن کہیں بھی اس عامل کا نام و نشان نہیں ملا تھا۔ کیا وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ اس بات پر وہ کافی حد تک مایوس ہو گیا۔ مایوس حالت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا جب وہاں سے گزرنے والے ایک فقیر نے اسے دیکھ لیا۔ پوچھا، نوجوان کیوں اداس بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس کسی کی تلاش میں یہاں آیا تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر موجود نہیں۔ فقیر غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا تم کسی عامل کی تلاش میں آئے ہو؟ وہ تو ان پہاڑیوں پر رہنے لگا ہے۔ آج کل اس نے اس جنگل کا آستانہ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے دوسری طرف جنگل کے پیچھے موجود پہاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ عماد اچھل پڑا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، آپ کو کیسے پتا؟ وہ فقیر 2 قدم چلتا ہوا قریب آیا اور کہنے لگا، بس یوں سمجھ لو تمہاری مدد کرنے آیا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ اچانک اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب تو عماد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جلدی جلدی اس جنگل سے نکلنا چاہتا تھا،
کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے۔ وہ اوپر پہاڑیوں پر بنے اسی عامل کے آستانے کے پاس پہنچ گیا تھا جہاں پر دو مرید اس کے آستانے کے باہر کھڑے تھے۔ وہ اس سے ملاقات کرنے اندر گیا اور بہانہ بنایا کہ وہ ایک ضروری کام سے آیا ہے۔ جیسے ہی وہ عامل کے سامنے گیا تو عماد اسے کہنے لگا، مجھے یہاں پر ایک بڑے جنات نے بھیجا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کئی سال پہلے ایک نیک اور مہربان جنات کو قید کیا تھا۔ آج اس کی تلاش میں ایک قبیلے کے دو جنات میرے پیچھے موجود ہیں۔ انہوں نے ہی میرے پاس آ کر بتایا تھا کہ میں جنات کو آزاد کرانے میں ان کی مدد کروں، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ سارے جنات تمہیں آ کر گھیر لیں گے، پھر تم بالکل بے بس ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا وہ تعداد میں کہیں زیادہ ہے۔ عماد اسے خوف دلانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ہمت کر کے یہ سب جھوٹ اس سے کہا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جنزادی تو اپنی طاقت اس عامل پر استعمال ہی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے تو اس نے اسے اس عامل کے پاس بھیجا تھا۔ لیکن عامل کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایک طاقتور عامل ہوں، میرے پاس کئی جنات کی طاقت ہے۔ تو عماد خوفناک لہجے میں کہنے لگا، تمہاری یہ طاقت اس وقت پھیکی پڑ جائے گی جب تمہارے پاس موجود یہ سارے جنات بھی انہی جنات کے ساتھ مل جائیں گے جو اس وقت میرے پیچھے آنے والے ہیں۔ اس عامل کو معلوم ہو گیا کہ یہ نوجوان میری ساری حقیقت سے واقف ہے، کیونکہ عماد نے اسے صاف صاف کہا کہ تم نے فلانے قبرستان میں بیٹھ کر ایک خطرناک عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے تم نے ایک نیک جنات کو اپنی قید میں کیا۔ آج اسی کو آزادی دلوانے کے لیے کئی جنات تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یوں عامل کے اوپر اچھا خاصا خوف سوار ہو گیا تھا۔ پھر اس نے عماد سے کہا کہ وہ اس جن ذات کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے جسے وہ چھڑوانے آیا ہے۔ بالآخر عماد اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر وہ سرخ رنگ کی ہنڈیا لے کر آیا جس میں اس نے اس جنات کو قید کر رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس ہنڈیا کو توڑا تو ایک دھواں سا بن کر وہ اس ہنڈیا سے آزاد ہوا تھا۔ عماد کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے عامل کو دھمکی دی کہ دوبارہ اس نے کسی بھی نیک مخلوق کو قید کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عامل اور اس کے مرید دونوں سہم گئے تھے۔ ویسے بھی عامل کا یہ راز کئی لوگوں پر کھل چکا تھا کہ وہ دوسری مخلوق کو اذیت پہنچاتا ہے اور انہیں تکلیف دے کر اپنے کام نکلواتا ہے۔ عماد خوشی خوشی اب اپنے گھر واپس آ گیا۔ پھر ایک رات وہ اس جن زادی سے ملنے اسی جگہ پر گیا تو وہ جن زادی اسے اسی درخت کے نیچے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ بڑی خوش لگ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، تم بہت نیک اور مہربان انسان ہو، تم نے ہماری اتنی مدد کی، اب زندگی میں تمہیں کبھی بھی ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہہ کر وہ جن زادی اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ لیکن عماد خوش تھا کہ سالوں پرانا اس احسان کا بدلہ بھی اس نے چکا دیا تھا۔ آخر کو اس نیک جنات نے اس کی زندگی بدلی تھی۔ اگر وہ لفافے میں اسے وہ چند پیسے نہ دیتا تو کبھی بھی عماد اپنی آنے والی زندگی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔ آج بھی کبھی وہ اس پرانے قبرستان کی طرف آتا ہے تو اسی جنات کے خاندان کا خیال آتا ہے۔ وہ جن زادی جس کی خوبصورت آنکھیں آج بھی اندھیرے میں چمکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے وہ ابھی آواز دے کر اسے پکارے گی۔ اکثر وہ اس کے تخیل میں گھومتی رہتی ہے اور عماد کو اسے یاد کرنا اچھا لگتا ہے۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔